हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एपीटीसी क्लासेस पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा की भौतिकी प्रकाश के परावर्तन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि समतल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या थी। अब हम लोग उससे जुड़े हुए नेक्स्ट टॉपिकों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे हम लोग कि अभी तक जो हम लोग पढ़े थे उसमें समतल दर्पण के बारे में हम देखे थे कि समतल दर्पण जो होती है, समतल दर्पण में आने वाली यानी आपतित प्रकाश की किरणें जो होती है, समतल दर्पण में आपतित प्रकाश की किरणें, ये है हमारा समतल दर्पण। ठीक है, देखेंगे हम लोग समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण में आने वाली प्रकाश की सभी आपतित किरणें जो है वो परावर्तन के बाद भी एक दूसरे से क्या होती है, समांतर रहती है, एक दूसरे से समांतर ही रह जाती है। ये प्रकाश की सभी किरणें परावर्तित, ये है हमारी आपतित किरणें, आपतित किरण, और ये है हमारा परावर्तित किरण। तो ये सारी टॉपिक हम लोग देखे थे कि समतल दर्पण में आपतित प्रकाश किरणें जो समांतर होती है, परावर्तन के बाद भी प्रकाश की किरणें समांतर ही रह जाती है। ठीक है, यानी कि इसमें प्रकाश की किरणें अभिसारित या अपसारित नहीं होती है। अभिसारित या अपसारित करने का मतलब ये होता है, अभिसारित का मतलब होता है प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर एकत्रित नहीं होती है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारित। क्या बोलते हैं? अभिसारित। ठीक है, ऐसी घटना समतल दर्पण में नहीं होती है, या प्रकाश की किरणें दूर दूर नहीं फैलती है। ठीक है, ये घटना को हम लोग अभी नहीं पढ़े। ये दूर दूर फैलने की जो प्रकाश की किरणों को जाने की घटना होती है उसे अपसारित बोलते हैं। यह समतल दर्पण में नहीं होता है। समतल दर्पण में आपतित प्रकाश किरणें समांतर होती है और परावर्तन के बाद भी सभी परावर्तित किरणें समांतर रहती है, यानी कि समतल दर्पण प्रकाश की किरणों का सिर्फ दिशा बदलती है। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें प्रकाश की किरणें या तो अभिसरित होगी या तो अपसारित होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या चीज होता है? तो हमारा जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण और उससे संबंधित परिभाषाएं। तो चलिए देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोगों का वो है गोलीय दर्पण, यानी कि वक्र सतहों। गोलीय दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन वक्र सतह से। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। तो देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण। मान लीजिए ये एक खोखला गोला है और इस जगह से एक पार्ट और इस जगह से इसका भाग, दोनों को हम काट के बाहर निकालेंगे तो इस प्रकार की आकृति आएगी। ठीक है, और इसमें जो ये देखिए अंदर की जो सतह होती है, पहले इसका ज्ञान हम लोगों को होना चाहिए। आंतरिक वाली भाग जो होती है इसको हम लोग कहते हैं अवतल सतह, अवतल सतह। और ये जो बाहर की भाग है, ये जो बाहरी भाग हम लोग देख रहे हैं, इसको कहा जाता है उत्तल सतह। तो किसी भी दर्पण का जो नाम रखा जाता है, ठीक है, तो वो उसके परावर्तक सतह के ही आधार पर नाम रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे सबसे पहले गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण में हम लोग देखेंगे उसका परिभाषा। सबसे पहले गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह जो होती है किसी खोखले गोले का भाग होती है। इसी भाग को देखिए कट करके हम यहाँ निकाले हुए हैं। ठीक है, और इस भाग को काट के हम यहाँ निकाले हुए हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो हम सीखे सिर्फ ये सीखे कि दर्पण की जो भीतरी सतह होती है उसे हम लोग अवतल सतह कहते हैं और इसकी बाहरी सतह जो होती है उत्तल सतह होती है। इसके आधार पे ही दर्पण का नाम पड़ता है। ठीक है, तो जैसे देखिए अवतल सतह है, इसका देखिए बाहरी भाग को पॉलिश करना पड़ेगा, नहीं तो प्रकाश की किरणें एक तरफ से आएगी और दूसरी तरफ से निकल जाएगी, यानी कि प्रकाश की परावर्तन की घटना नहीं होके प्रकाश के अपवर्तन की घटना होगी। प्रकाश की किरण एक तरफ से आके ये दूसरी तरफ से निकल जाएगी। ठीक है, जो कि ये अपवर्तन की घटना है। तो देखिए इसमें जो हम लोग देखेंगे वो जो होगा वो होगा इस प्रकार से परावर्तन की घटना। तो इसको परावर्तक सतह देने के लिए, ठीक है, इसमें पहले पॉलिश करना पड़ता है। और आप लोग जानते हैं कि इस पे जो परत चढ़ाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट की, यानी कि AgNO3 का, क्योंकि वो सतह इसको और चमकीला बना देता है, इसीलिए इसमें परत जो चढ़ती है वो सिल्वर नाइट्रेट का चढ़ा जाता है। ठीक है, और इसमें देखिए इसका यदि भीतरी भाग पॉलिश कर देंगे
ठीक है। तो ये परावर्तक सतह जो होगा उसे क्या कहते हैं, उत्तल सतह। तो इसके आधार पर इस दर्पण का नाम पड़ेगा कि ये गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का यदि पूछा जाएगा आपको, ये तो हम अवतल दर्पण इसे कहेंगे, ठीक है। और यदि इसका परिभाषा आपसे पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वह दर्पण या तो वह गोलीय दर्पण, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह अवतल होता है। ये हुआ इसका परावर्तक सतह, ये कहलाता है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, ठीक है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो हो अवतल हो, क्या हो, अवतल हो, उसे ही क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और उसके बाद वह दर्पण या वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उत्तल हो, परावर्तक सतह क्या हो, उत्तल। उत्तल सतह का अर्थ होता है उभरा हुआ, उभरा हुआ सतह, ठीक है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो हो उत्तल सतह हो उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम एक और परिभाषा भी बोल सकते हैं दोनों दर्पण के लिए। अवतल दर्पण में बोलेंगे वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग पॉलिश क्या हो और भीतरी भाग या गहरा भाग जो हो वो परावर्तन के लायक हो। वो किसके लायक हो, परावर्तन के लायक हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और इसमें बोल सकते हैं वह दर्पण जिसका भीतरी भाग जो है पॉलिश क्या हुआ हो और उभरा हुआ भाग जो हो वो परावर्तन के लायक हो। किसके लायक हो, परावर्तन के लायक हो, उसे ही क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। और अवतल दर्पण को हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है। खोखला देखिए इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि ये देखिए यदि इसको हम काट के लाएंगे तो ये भाग इस तरह से इसमें नहीं आएगा, ये भाग जो है पूरा इस तरह से नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा गोले की तरह नहीं है, खोखला है, इसलिए सिर्फ इसका ये आएगा, परावर्तक सतह आएगा, इसमें भी सिर्फ क्या आएगा, परावर्तक सतह आएगा, ठीक है। तो बोलेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो परिभाषा के भी माध्यम से हम लोग देख लेते हैं पुनः एक बार कि गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह जो है कांच के खोखले गोले का भाग होता है। कांच के खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। और हम लोग ये भी देखें गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण में भी जो हम समझाए अभी आप लोगों को वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह से होता है, नाम ही तो है अवतल दर्पण, यानी परावर्तन जो होगा अवतल सतह से होगा, क्योंकि किसी भी दर्पण का नाम उसके परावर्तक सतह के ही आधार पर रखा जाता है, ठीक है। तो वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह यानी कि भीतरी सतह से होता है उसे ही क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। वो देख लिए हम लोग। अब उसके बाद है फिर उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। देखिए वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह से यानी कि उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अवतल दर्पण जैसे है, तो ये फाइनली अभी अवतल दर्पण का चित्र नहीं है, इसके बाहरी भाग को हमको क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका अवतल दर्पण। और इसके यदि भीतरी भाग को हम पॉलिश कर देते हैं और इसका परावर्तन जो होगा यदि वो उभरे भाग से होगी यानी उत्तल सतह से होगी तब ये फाइनली बनेगा उत्तल दर्पण, और ये क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। तो हम लोग फाइनली उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों को समझ लिया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि गोलीय दर्पण संबंधी शब्दों की परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं हैं जो कि हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं आप बड़े ही ध्यान पूर्वक देखेंगे, तो फिर ये चीजों का आपको रटना कभी नहीं पड़ेगा, बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण संबंधित शब्दों की परिभाषाएं। तो सबसे पहला है हम लोगों का ध्रुव यानी कि पोल। ध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग गोलीय दर्पण में, ठीक है, वो अवतल हो, ये भी हम लोग का कहलाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। और यदि इसका भीतरी भाग हम लोग पॉलिश करते हैं, ठीक है, और परावर्तन की घटना यदि उत्तल सतह से होता है तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है।
लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो है ध्रुव किसे कहते हैं या ध्रुव क्या चीज है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इस प्रकार से, इसका परिभाषा हम दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, जो बीच में पॉइंट लगेगा, उसे ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ध्रुव। उत्तल दर्पण में वही बोल सकते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, मध्य में जो बिंदु है उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और इसे हमेशा P के द्वारा सूचित किया जाता है। कोई रटने की जरूरत है क्या? आप आराम से बोल सकते हैं, गोलीय दर्पण के ये जो परावर्तक सतह है, इसके मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। तो ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का जो टॉपिक है वो है वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जैसे यही अवतल दर्पण है, हम लोग कल्पना करते हैं कि ये क्या है, एक गोले का क्या है, भाग है। ठीक है, अब कहिएगा सर गोलीय दर्पण मतलब ये अवतल उत्तल जो है जब भी कभी बनाना होगा या कोई व्यक्ति खरीदेगा तो उसको जब भी बनाया जाता होगा किसी गोले से काट के बनाया जाता होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम लोग कल्पना करते हैं कि यदि इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये गोले के रूप में दिखने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग गोलीय दर्पण बोलते हैं। ये सिर्फ कल्पना करते हैं। ये जब भी बनाई जाती है मशीन से काटा जाता है, इसको किसी गोले से नहीं काटा जाता है। ठीक है, ये सिर्फ हम लोगों का कल्पना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, यदि आप ये गोलीय आकृति ले लेती है, इसका जो केंद्र होगा, ठीक है, इसके केंद्र को ही क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण में भी आप वही देखिएगा कि गोलीय दर्पण के केंद्र को ही, गोलीय दर्पण के केंद्र को ही क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को हमेशा C से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसका परिभाषा हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला देखेंगे हम लोग, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए, आप गणित में भी पढ़े होंगे, ठीक है, कि ये जैसे वृत्त है, ठीक, तो यहाँ यदि इसका केंद्र है और इसके केंद्र से किसी भी बिंदु पर यदि इसके परिधि पर मिलाते हैं, सब क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ये सारी बिंदु क्या कहलाती है, त्रिज्या। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहां देख लीजिए, परावर्तक सतह पर जो बिंदु है वो कौन सा है, ध्रुव है। ठीक है, और यहाँ पे है वक्रता केंद्र। तो केंद्र से यदि ये ध्रुव की दूरी को मिला देंगे तो ये सेम वृत्त के जैसा ही काम यहाँ पे नहीं करेगा, ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। बस यहाँ पे नाम इसका बदल गया है, इसे कहेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग परिभाषा दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे हमेशा किससे सूचित किया जाता है, R से। ठीक है, आप याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे R से सूचित किया जाता है। सेम टू सेम देखिए, हूबहू ये वृत्त वाली ही बात है। यहाँ पे वृत्त का कोई बिंदु यदि आप A लेते हैं और यदि सेंटर को O मानते हैं तो ये O और ये क्या कहलाएगा, वृत्त की त्रिज्या। उसी प्रकार से यहाँ वक्रता त्रिज्या बोलेंगे हम लोग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है हम लोगों का वो है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखते हैं इसको हम लोग इस प्रकार से। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, यही हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको देखते हैं अच्छे से, हम लोग तुरंत समझ जाएंगे। तो देखिए, यदि ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये है अवतल दर्पण आपका, ठीक है, और यदि ये आपका उत्तल दर्पण है, इसका भीतरी भाग हम पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, ये है आपका उत्तल दर्पण। ठीक, तो देखिए अब इसको आगे देखते हैं। और इसके परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु को बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, और इसके केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इसमें भी वही हाल है, इसके भी परावर्तक सतह को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, और इसके केंद्र को ही क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्या होती है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को यहाँ पे भी
वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे ये रेखा बढ़ा देंगे तो इसको मान लीजिए एक्स बोलेंगे और इसको यदि वाई बोलेंगे। यहाँ तो एक्स और वाई जो रेखा है, ठीक है, रेखाखंड यदि बना देंगे इसे, तो ये जो है रेखाखंड, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा मुख्य अक्ष कहलाएगा। यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सरल रेखा। देखिए, यदि आप इसको इस प्रकार से वक्र रूप में जैसे तैसे लेके जाएंगे तो ये फिर वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या नहीं कहलाएगी, सॉरी प्रधान अक्ष नहीं कहलाएगी। ठीक है, आप की रेखा जो होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए? सीधी रेखा होनी चाहिए, सरल रेखा होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को, गुजरने वाली सरल रेखा को, ठीक है, गुजरने वाली सरल रेखा को ही क्या कहते हैं? वो प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। अब आप लोग फाइनली समझ गए होंगे प्रधान अक्ष क्या चीज है। ठीक है, तो हम लोगों का टॉपिक क्लियर हो गया। परिभाषा के माध्यम से देखते हैं हम लोग। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा उसकी मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। क्लियर है? अब अगला टॉपिक जो है हम लोग का वो है फोकस। ठीक है, फोकस जो हम लोग देखेंगे वो पहले देखेंगे अवतल दर्पण में और फिर देखेंगे उत्तल दर्पण में। तो चलिए देखते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये भी हम लोग जान गए कि ये क्या है? प्रधान अक्ष है। इसमें भी ये क्या है? प्रधान अक्ष है। तो देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर अवतल दर्पण में पहले हम परिभाषा दे रहे हैं। ठीक है, मुख्य फोकस का, मुख्य फोकस। ठीक है, तो देखिए, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, यहाँ पे दर्पण से क्या होगा? प्रकाश की किरणों का परावर्तन होगा। दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। यानी कि इसे क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। याद रखिए, ये समांतर रेखा होनी चाहिए तभी ये यहाँ पे मिलेगा फोकस पे। ठीक है, आरे तिरछे करने के बाद ये फोकस पे फिर नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये नियम है कि प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, और इसमें जितने भी प्रकाश की किरणें आएंगी सब किरणों के लिए वही नियम है। ठीक है, इसमें जितने भी प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएगी, आपतित होगी दर्पण पे, वो परावर्तन के बाद फोकस से ही गुजरती है। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ये भी किरणें फोकस से ही गुजरेगी। यदि ऊपर में भी और प्रकाश की किरणें ली जाए तो ये भी कहां से गुजरेगी? फोकस से ही। तो ये जो फोकस से गुजरती है एक ही जगह से, यानी कि किरणों को एक जगह एक बिंदु पे मिलाती है, यानी कि क्या करती है? अभिसरित करती है। तो ये अभिसरित करने का जो गुण है अवतल दर्पण में, इसलिए अवतल दर्पण का एक और नाम है। ठीक है, इसे कहा जाता है अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार से हम लोग आंसर दे सकते हैं। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की सभी किरणें, जितने भी किरणें हो, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है। परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है या अभिसरित होती है। इसी कारण से अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में लिखेंगे, आपको अच्छे प्रकार से मार्क्स मिलेगा इसमें, जितने मार्क्स का होगा। ठीक है, अब देखते हैं उत्तल दर्पण। इसमें फोकस की परिभाषा देखेंगे हम लोग। इसमें भी देख लीजिए, प्रधान अक्ष के समांतर, ये इसका प्रधान अक्ष हो गया। प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की सभी किरणें, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद, ये तो अंदर नहीं जाएगी, इधर तो पॉलिश किया हुआ है, इधर चली जाएगी। ठीक है, परावर्तित हो जाएगी। तो प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, लगेगा उसी बिंदु से वो क्या हो रही है? फैल रही है, निकल रही है। देखिए, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो एक बिंदु पे मिलेगी, और इसी बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस। क्या कहा जाता है? फोकस। और ये फोकस किसके लिए है? उत्तल दर्पण के लिए। इसको पुनः एक बार आप लोग समझे। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उसे ही क्या करते हैं? फोकस करते हैं।
ठीक है। तो हम लोग, और ये जो गुण है इसमें जितने भी प्रकाश की किरणें आएगी ये इधर चली जाएगी, ठीक है। जितने भी प्रकाश की किरणें आएगी सभी एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी। तो ये जो गुण है, ठीक है, प्रकाश के उत्तल दर्पण का, ठीक है, इस दर्पण के वजह से, इस गुण के वजह से इसका एक और नाम है, ठीक है, प्रकाश को ये फैला रही है। देखिए तो प्रकाश को फैला रही है, इस वजह से इसका नाम है अपसारी दर्पण, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब जो हम लोग का टॉपिक है वो है, अब देखिए उत्तल दर्पण का, लेकिन हम यहां से भी परिभाषा पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये अवतल दर्पण में भी जो फोकस है इसका भी परिभाषा पढ़ लेंगे, ठीक। तो गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु, जैसा कि हम लोग देखें अभी, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये था किसके लिए, आपका अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। अब उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे उत्तल दर्पण का फोकस। उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, जिस बिंदु से अपसारित होती है, जिस बिंदु से लगेगा फैल रही है, अपसारित होती है, ठीक है, प्रतीत होता है, उसे ही क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो ये दोनों का फोकस जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा आपको अलग अलग पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण की फोकस को लिखें या उत्तल दर्पण के फोकस को लिखें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखते हैं। अब है फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ, ठीक है। इसका एक और नाम है, फोकस दूरी को हम लोग फोकसांतर भी बोल सकते हैं। कई किताबों में फोकसांतर भी लिखा हुआ रहता है, तो उस समय आप लोग मिस नहीं करेंगे, एक ही चीज है, फोकस दूरी बोलिए या फोकसांतर बोलिए। इंग्लिश में से फोकल लेंथ कहा जाता है, ठीक है। इसको हम समझते हैं पहले क्या है, तो देखते हैं हम लोग, यहां से भी समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो ध्रुव है, ठीक, परावर्तक सतह, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। और ये जो फोकस है, ये जो इसके बीच की दूरी है, इसी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी। इसी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर से आपने तो इधर समझ सकते हैं दूसरे फिगर के माध्यम से, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में, ठीक है। ये इसका मध्य बिंदु यानी कि ध्रुव कहलाएगा, ठीक है। ये वक्रता केंद्र है, इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जो है वो एक बिंदु से गुजरेगी, प्रधान अक्ष जिस बिंदु से, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक है। तो ये फोकस को हमेशा एफ से सूचित किया जाता है, कैपिटल एफ से, ठीक है। तो ये जो है ध्रुव और फोकस, इसी के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप देख सकते हैं डायग्राम से कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी या फोकसांतर या फोकल लेंथ कहते हैं। ऐसे छोटी एफ से सूचित किया जाता है, ठीक है। आप इसमें भी बोल सकते हैं, उत्तल दर्पण में भी बोल सकते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस की जो बीच की दूरी है इसी को फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। एक चीज याद करने वाली जो बात है वो है वक्रता केंद्र, ठीक है। तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र जो होता है वो दर्पण के क्या होता है, सामने होता है, ठीक है। जबकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र जो होती है वो दर्पण के कहां होती है, पीछे होती है। वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ये दर्पण के बाहर पाया जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे उत्तल दर्पण में ये दर्पण के पीछे होती है और अवतल दर्पण में दर्पण के क्या होती है, सामने होती है वक्रता केंद्र, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है हम लोग का वो है अब द्वारक, ठीक है। अपेर्चर, अपेर्चर, ठीक है। द्वारक किसे कहते हैं, अपार्चर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो द्वारक, तो देखिए द्वारक एक प्रकार से होता है दर्पण की जो आपकी जो दर्पण है उसकी चौड़ाई क्या है, उस पर कितने क्षेत्र का परावर्तक सतह है, उसी को द्वारक बोला जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, समझिए, हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये जो अवतल दर्पण है, ठीक, और ये इसके दोनों क्षेत्र को जो एम एगो क्या मान लेते हैं, एम डैश, ठीक है। ये जो दर्पण की चौड़ाई है इसी सतह पर इसका परावर्तन हो सकता है, ये इसी सतह पर इसका परावर्तक हो सकता है, इससे एक्स्ट्रा इसका परावर्तन होगा क्या, नहीं होगा। तो ये परावर्तक सतह का जो प्रभावी व्यास है, परावर्तक सतह का जो प्रभावी क्या है, व्यास है, इसी व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। द्वारक ही बताता है कि आपका दर्पण जो है कितने चौड़ाई का है, कितना बड़ा आपका दर्पण है, ठीक है।
तो द्वारक हम लोग याद रखेंगे कि आपका जो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ है, उसके प्रभावी व्यास को ही क्या कहते हैं? द्वारक। तो चलिए परिभाषा के माध्यम से देखते हैं हम लोग, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ के कोर से बनने वाले वृत्त का जो व्यास है दिए गए गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, या तो जो अभी मैंने बताया, ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के प्रभावी व्यास को दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आया है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह है उसके व्यास को, प्रभावी व्यास को ही क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग देख रहे थे, ठीक है, उसमें अब हम लोग कुछ चीजें ऐसी है जो कि आगे वीडियो में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या चीजें हम लोग देखें। इसका जो मध्य बिंदु है परावर्तक सतह का उसे ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और इसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और इसके समांतर कोई प्रकाश की किरणें आती है, ठीक है। तो पहले ये चीज हम लोग देखे थे, गोलीय दर्पण का ध्रुव और ये जो वक्रता केंद्र है, इसके जो बीच की दूरी है, ठीक है, इसके जो बीच की दूरी है इसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, ठीक। लेकिन ये भी हम लोग अभी देखे कि फोकस दूरी, ये फोकस जो है और ध्रुव जो है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी या फोकसांतर। इसे छोटी एफ से सूचित किया जाता है। तो इस दोनों में क्या संबंध है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए प्रश्न आता है, ठीक है। तो इस दोनों में क्या संबंध है, वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ठीक है। तो आपको साफ देखने से स्पष्ट हो रहा है, ये दर्पण का द्वारक चूंकि छोटा होता है तो ये पता चलता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव इसके बीच में ही कहीं ना कहीं फोकस होता है, ठीक है। लेकिन ये टोटल दूरी यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। और इतना आधी दूरी जो ये क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। तो इसके बीच में संबंध होता है कि ये हमेशा ये वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, फोकस दूरी की दोगुनी। ये जो फोकस दूरी यहाँ और फिर इसके साथ दूरी आए सेम वही दूरी है, तो ये दोनों दूरी को यदि हम जोड़ लेंगे तो फिर हमारा क्या पूरेगा? वक्रता त्रिज्या। तो वही कहने का मतलब है कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की क्या होती है? दोगुनी। या इसी बातों को आप बोल सकते हैं कि फोकस दूरी फिर क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो जरूर आप लोग देखिए। धन्यवाद।